आज आ गए 27 वाले बच्चे मेरे लपेटे में और आज बेटा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीडियो के पहले 10 सेकंड में तुझको बता दे रहा हूं, अगर तेरे पास टाइम नहीं है 20-25 मिनट का, भाई हाथ जोड़ रहा हूं, चले जा इस वीडियो से, तेरे फायदे की वीडियो नहीं है। लेकिन अगर तू इस वीडियो को डेडिकेटेडली 20 से 25 मिनट दे देता है, एक एक चीज जो मैं आज कह रहा हूं ना, मेरी गारंटी पे चीजें फॉलो कर लेता है, ये तेरी लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो हो जाएगी जेई 27 के लिए। इसके बाद तू मेरी भी वीडियो मत देखियो, इतनी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। रोड मैप्स बहुत आते हैं, स्ट्रेटेजीज बहुत आती हैं, हजार यूट्यूबर भरे पड़े हैं, डालते रहते हैं, टीचर डालते रहते हैं। तुझे पता है यार, तेरा भाई जब आता है व्हाइट शर्ट में, कुछ स्पेशल सा बॉम्ब लेके आता है। 25 मिनट अगले डेडिकेटेडली मुझको दे दे, तेरा साल बचा दूंगा, तेरा जेई सिक्योर करा दूंगा। ये तेरा बड़े भाई का तेरे से वादा है। तेरी इस प्रिपरेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है बेटा, बैच को लेके, टीचर्स को लेके, स्कूल्स को लेके, बैकलॉग को लेके, टेस्ट को लेके, रिवीजन को लेके, बुक्स को लेके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बुक्स कौन सी यूज करनी है, स्कूल कब जाना है, स्कूल को कैसे बैलेंस करना है, डमी वाले हो, ड्रॉपर हो, 12th में हो, स्कूलिंग कर रहे हो, सब देखना है इस वीडियो को। क्वेश्चन सॉल्विंग का ऐसा रामबाड़ा तरीका देके जाऊंगा ना, अपने जितना भी एक्सपीरियंस मैंने पिछले 5 सालों में बच्चों को गाइड करते हुए एक्सपीरियंस किया है, सारा कुछ यहां पे झोंक दूंगा बेटा। टाइम टेबल क्या रहने वाला है, बस एज इट इज चीजों को फॉलो कर लेना। हर एक सेगमेंट पे बात करेंगे, तेरे अगले पूरे 1 साल को तेरी आंखों के सामने उतार के रख दूंगा, तुझे बता दूंगा बेटा तुझे क्या क्या करना है। उसके बाद तेरी नीयत है, तेरा मेहनत है, तेरी हार्डवर्क है। ठीक है दोस्त, सब कुछ कवर होने वाला है, एक ऑल इन वन वीडियो है। लेकिन मेरे भाई एक चीज का ध्यान रखियो, अगर तू कमिट नहीं कर सकता तो इस वीडियो को देखने का फायदा नहीं है। भैया यार क्या कमिट करना है, मेरे से 2 प्रॉमिसेस कर, मेरे से 2 प्रॉमिसेस कर जो कि हर बच्चे को करने हैं। पहला प्रॉमिस जो तुझे मेरे से करना है, आई वोंट एवर गिव अप। भाई ये तो एग्जाम है, तुझे जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है मेरे दोस्त। तू इतने बुरे बुरे दिन देखेगा, इतने सेल्फ डाउट होंगे तेरे को, कभी कभी लगेगा भाई मैं किताबों में आग लगा दूं, साला पढ़ने के बाद भी, डीपीपीस करने के बाद भी, सब करने के बाद भी, इवन जो ये सब फॉलो करेगा ना तू स्ट्रेटेजी वीडियो में, वो सब करने के बाद भी यार मॉक में नंबर नहीं आए। भाई शरीर में से आत्मा निकल जाती है जब ऐसी चीजें देखने को मिलती है, और मेरे साथ हुआ है बेटा। लेकिन वही पॉइंट आता है जहां पे तुझे समझना होता है दोस्त। ठीक है, टफेस्ट बैटल्स आर मेंट फॉर द टफेस्ट सोल्जर्स। तू मेरे शेर सबसे टफेस्ट सोल्जर है, हार नहीं माननी है। ये तो भाई एक जेई का एग्जाम है, हमेशा याद रखियो दोस्त, तेरे से बड़ा कुछ नहीं है। अगर तू अपनी औकात पे आ गया तो तू सब कॉन्कर कर सकता है, और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आई बिलीव यू, ये हमेशा याद रखियो, जिंदगी का सहारा है ये तो। और दूसरी चीज, आई विल वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि हाफ नॉलेज तेरे ही बर्बादी करेगी, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पूरी वीडियो को एंड तक देख ले। और जो लोग आलसी है, जो ये कमेंट सेक्शन में ये नहीं कर सकते, वो सिर्फ लाइक कर दो वीडियो को, दैट्स इट, बहुत है। अगर कोई प्रॉमिस अपने मन में करना चाहता है कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। तो ये दोनों प्रॉमिसेस कमिट कर चुका है या फिर वीडियो को लाइक कर चुका है, तो तू रेडी है इस वीडियो में डाइव डाउन करने के लिए। अब तुझे मैं दिखाता हूं जादू स्क्रीन पे। सबसे पहले तुझे देखना है, थोड़ा सीरियस हो जाएंगे हम लोग, हम जेई की प्रिपरेशन कर क्यों रहे हैं। देखो मैं अगेन तुम्हें बोल रहा हूं, स्ट्रेटेजी, रोड मैप सब आते रहेंगे, मैं भी बता दूंगा यार 10-15 मिनट में। लेकिन तेरे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है ना, इसको मुझे पहले साफ करना है, क्योंकि यही तुझे आगे बढ़ाएगी, यही तुझे दौड़ाएगी। तेरे अंदर वो आग लेके आनी है, और वो आग कब आएगी तेरे अंदर, जब तू मुझे ऑनेस्टली बता पाएगा तू जेई की प्रिपरेशन कर क्यों रहा है। मान ले तेरा जेई नहीं होता है और तू किसी प्राइवेट कॉलेज में चला जाता है, 35 लाख फीस तुझे 4 साल के बीटेक की देनी पड़ेगी। ठीक है भैया, हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे घर वाले, तो मैं तो चाहता हूं भाई, देखो तुम लोग सालों अमीर ना भी हो, लेकिन तुम्हारे जो माँ बाप है ना, वो 3 साल 4 साल चटनी से रोटी खा लेंगे, नमक से रोटी खा लेंगे, 1 करोड़ फीस दे देंगे। 35 लाख तो छोटी बात है, लेकिन तू अपने पेरेंट्स के लिए 1 साल कुछ नहीं कर सकता, तू अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता। 35 लाख रुपए तू कॉलेज में देगा, प्राइवेट कॉलेज में, इन रिटर्न तुझे कितना एवरेज पैकेज मिलेगा, 5 से 6 एलपीए का एवरेज पैकेज, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% सिक्योरिटी के साथ कि तेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हालत है इस टाइम इंडियन कॉलेजेस की। अब आईआईटीज एनआईटीज में ऐसा क्या है भाई, आईआईटीज एनआईटीज में तुम्हें पहली बात तो फीस सिर्फ और सिर्फ, मैक्सिमम बता रहा हूं, आईआईटी में 15 लाख होती है, एनआईटी में 10 लाख होती है। तो तुमने अपने घर से सबसे पहले तो तुम देखो कितने रुपए बचा लिए भाई, 20 लाख रुपए तुम बचा ले रहे हो। एनआईटीज में जा रहे हो तो तुम 30 लाख रुपए तक बचा ले रहे हो अपने, 25 से 30 लाख रुपए तुम 1 साल ढंग से पढ़ के बचा रहे हो अपने घर के। और ठीक है भैया, पैसे तो हम पे हैं, पैसों की दिक्कत नहीं है बेटा। उसके बाद प्लेसमेंट, 4 करोड़, 3 करोड़ के, 2.5 करोड़ के, 2 करोड़ के प्लेसमेंट आईआईटीज में जाते हैं भैया, वो तो 10-15 लोगों के लगते हैं। एवरेज पैकेज भी भाई 30 से 35 लाख का आराम से मिल जाता है तुम्हें सीएस ईसी ब्रांचेस में। लोअर ब्रांचेस में भी 15 से 20 एलपीए का एवरेज पैकेज तुम्हें मिल रहा होता है बेटा। ये देख रहे हो तुम, ये डिफरेंस आता है। अब तुम जाओ प्राइवेट कॉलेज में,
ना वहाँ प्लेसमेंट सिक्योरिटी, फीस तुम्हारी पूरी ऐसी तैसी मार देंगे। भाई तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ, पढ़ाई कर लो। मैं ये नहीं कह रहा जेई एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, जेई के अलावा भी बहुत ऑप्शन है, या जेई नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन JEE से तेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, तू अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लेगा। और देख, अगर तूने अपने माँ बाप को ना इतनी छोटी उम्र में अपने घर से 20 से 25 लाख रुपए बचा लेता है, तो भाई उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा रीज़न हमारा ये है कि हम अपने मम्मी पापा के हार्ड अर्न मनी को बचाएंगे और एक रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाके पढ़ाई करेंगे। ठीक है मेरे शेर। अच्छा भैया, और क्या रीज़न है? एक और रीज़न होता है भाई, दूसरा रीज़न आता है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। बेटा, 4 लोग एक कमरे में बैठे होंगे ना, अगर तेरे पे IIT का टैग होगा, तेरी बातें सुनी जाती हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तेरी बातें सुनी जाती हैं, तेरे ओपिनियंस को मैटर किया जाता है, तेरी रिस्पेक्ट की जाती है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पढ़ाई कर। अगर तेरे पास PCM है, तू कक्षा 12वीं में है, तूने ड्रॉप लिया है, तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन IIT है। ठीक है, JEE इज योर बेस्ट ऑप्शन। बस भाई, इसके अलावा तेरे पास कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। बाकी कैंपस, फलाना ढिमाका, हरियाली, ये सब हर कॉलेज में मिलती है। ठीक है, प्लेसमेंट सिक्योरिटी, माँ बाप की खुशी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ IITs और NITs में मिलती है। ठीक है, चल मेरे शेर, आई थिंक इतना तू रेडी हो गया हो। बाकी तुम्हारे और भी रीजन है तो कमेंट सेक्शन बता देना, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब आ जा, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देख रहे हो, हमारा इंट्रोडक्शन ही 7-8 मिनट का हो जाता है, लोगों की वीडियो 10 मिनट में खत्म हो जाती है। तो यही डिफरेंस है भाई तेरे भाई में और बाकी सारे यूट्यूबर्स में। ओके, चल सबसे पहले अब बात करते हैं मेरे शेरों टाइमलाइन की। अगला 1 साल तेरे आंखों के सामने रखने वाला हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली तुझे यही पैटर्न फॉलो करना है। एक आइडियल स्टूडेंट कैसे एक NIT क्रैक करता है, उसके बाद IIT क्रैक करता है, उसके बाद काउंसलिंग में बैठता है, पूरा 1 साल तेरे सामने तेरे रख दूंगा, तुझे बस यही फॉलो करना है मेरे शेर। ठीक है, इस रूट से मत भटकियो, यहां से अगर भटक गया तो तू कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। क्या होता है एक आइडियल स्टूडेंट का साल? 13 दिसंबर में तेरी कोचिंग का 1 दिसंबर में, जहां तक मैं मान रहा हूं हर कोचिंग में 90% कोचिंग में 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है JEE मेंस प्लस एडवांस का। लेकिन बच्चे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, तो अगर 80% भी सिलेबस तुम कंप्लीट कर लेते हो दिसंबर 1 तक JEE मेंस प्लस एडवांस लेवल पे, तो भी बहुत है। मिनिमम तुम 75 कर सकते हो। अगर तुमने दिसंबर 1 तक आते आते 50-60% सिलेबस किया, तो भाई तुम्हारे IIT के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए। NIT अभी भी मिल जाएगा तुम्हें, तो 8 मान लेना, 80% मिनिमम 75% हमें करना ही करना है, और भाई मेंस प्लस एडवांस लेवल पे करना है। अच्छा भैया, दिसंबर 1 के बाद क्या करें? दिसंबर 1 से लेके जनवरी अटेम्प्ट तक तुझे सिर्फ JEE मेंस की पढ़ाई करनी है। भाई JEE मेंस की 99 परसेंटाइल हमें पहले सिक्योर कर लेनी है। यानी कि ये जो बीच का 2 महीना होता है, इसमें हम टेस्ट देंगे, इसमें हम मैं अभी आगे बताऊंगा बुक्स करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, 1 शॉट देखेंगे जो बचे हुए सिलेबस है, और 99% अपनी कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है भाई तुम्हारा फरवरी से लेके जून तक का सिलसिला। अब तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है, अब तुम सेकेंड अटेम्प्ट को ना ध्यान देके तुम जून को दोगे। जून में क्या होता है तुम्हारा JEE एडवांस। ठीक है, JEE मेंस का तुम इस समय 20% पढ़ोगे, JEE एडवांस का तुम 80% पढ़ोगे, और फिर JEE एडवांस में फाइनली 180 से 220 के बीच में नंबर ले आओगे, आ जाएंगे। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता रहा हूँ, तुम ये सब फॉलो कर लेते हो। ठीक है, तुम्हें दिख गया दिसंबर तक 80% सिलेबस, उसके बाद मेंस में 99% है, उसके बाद JEE एडवांस में इस तरीके से पढ़ेंगे हम। समझ आ गया मेरे शेर? यही तरीका होता है एक आइडियल स्टूडेंट का, रूटीन यही होता है। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन हमने पूरी देख ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट था तेरे को बताना, जिससे कि तेरे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। हो गई ना क्लियर अब? ओके, अब आ जा, अब बात करते हैं भैया टीचर्स की। सबसे बड़ी विडंबना होती है कि भैया टीचर कौन सा लें, बैच कौन सा ले, ये वाला बैच वो वाला बैच, सलीम सर से फिजिक्स पढ़ें या भाई निशान भैया के बैच से पढ़ें, किससे पढ़े? तेरे सामने आज इसका एक ऐसा आंसर तेरे सामने रख दूंगा, उसके बाद तू कभी मेरे से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, किसी से नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत सारे बैचेज है, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, वाइब्रेंट, ईसरल, एलन, बहुत सारे हैं। ठीक है, तुझे एक चीज मैं ऑनेस्टली बताऊं, टीचर का रोल तेरी प्रिपरेशन में कितना होता है दोस्त? हार्डली 12% का। ठीक है, हार्डली 12% का। अगर तेरे ज्यादा ही सिलेबस रहता है तो मैक्सिमम मान ले 15%। 15% रोल के लिए तुम पगलाए जा रहे हो। मेन तुम्हारा रोल्स 85% सेल्फ स्टडी का होता है। उसका क्या? उसके बारे में तुम कुछ नहीं सोच रहे, क्वेश्चन कहां से करें, DPPs कौन सी करें, टेस्ट कहां से दे, कब दें, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। नहीं भैया, ये वाला बैच वो वाला बैच। भाई सुधर जाओ, लेक्चर देखते रह जाते हैं सारे बच्चे, फिर आते हैं एग्जाम में कुछ नहीं कर पाते हैं।
90% बच्चे सूडो पढ़ाई करते हैं जनवरी तक कि हमारा तो टीचर कर रहा है हम भी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। मैं तुझे इसी चीज से निकालना चाह रहा हूं भाई, इसी लूप को ब्रेक करवाना चाह रहा हूं साल के स्टार्टिंग में ही। कैसे ब्रेक होगा, पहले तो जल्दी से अपने टीचर्स को फाइनल कर ले। 12% रोल के लिए इतना टाइम जाया नहीं करते। कैसे करना है टीचर को फाइनल, सुन। तो कोई भी एक बैच उठा ले, लेट से मैंने फिजिक्स वाला का ही बैच उठा लिया। सलीम सर का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर है भाई, मजेदार फिजिक्स पढ़ाते हैं, एनर्जेटिकली पढ़ाते हैं। एक तुम्हारे टीचर आ जाते हैं भाई NKS सर मान लो, ठीक है, और तुम्हारे एक कोई और टीचर आ जाता है अकेडमी के, कोई वाइब्रेंट का आ जाते हैं, तुम्हें 4 ऑप्शन मिल गए। अब तुम्हें लग रहा है यार किस टीचर से पढ़ाई करूं, अरे भाई सिंपल तरीका है ना, यूट्यूब खोल, यूट्यूब पे जाके इन टीचर्स की डेमो लेक्चर देख ले, इन सब के डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। तुझे निंजा सर के मिल जाएंगे, तुझे सलीम सर के मिल जाएंगे, तुझे राजवंश सर के मिल जाएंगे। हर एक टीचर ने यूट्यूब पे हजारों लेक्चर दे रखे हैं भाई। अनअकैडमी में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैं किसी भी एक इंस्टीट्यूट को ना किसी से पैसे लिए हुए हैं, ना मैं तुमको कभी भी ओपिनियन ऐसा दूंगा जो गलत हो। तुम जाओ खुद से देखो, इतना सा काम बस मेरे लिए कर लो भाई, इतनी मेहनत तो तू कर सकता है ना मेरे लिए इस वीडियो में। बिल्कुल भाई, तुझे क्या करना है, अगर तूने बैच ले लिया तो ठीक है, उस पर डाउट मत कर। जो भी तेरे पास बैच है अच्छा है, मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर ले, कुछ नहीं होगा, सारे बैचेस अच्छे होते हैं। तुझे बस एक लास्ट चेरी ऑन द टॉप लगाने के लिए एक बार खुद से वेरीफाई कर ले, सलीम सर के वीडियोस देखो। तुझे क्या देखना है, सबसे पहले तो तुझे समझ आ रहा है या नहीं, तुझे समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, दूसरी चीज, मान ले मैं तुझे ABCD पढ़ा दूं, ठीक है, तुझे समझ तो आई जाएगी, लेकिन क्या JEE एडवांस में ABCD पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती है। क्या टीचर उस कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जा पा रहा है, अगर जा पा रहा है तो अच्छी बात है, हो सकता है तो थोड़ा कम समझ आए, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट्स के डेप्थ तक जाना जरूरी होता है भाई। ठीक है, समझ तो आ ही जाएगा, जब तू क्वेश्चन सॉल्विंग करेगा खुद समझ जाएगा। हमेशा याद रखियो, कभी भी टीचर तुझे एक बार कॉन्सेप्ट बता देता है, उनको मास्टरी तेरी क्वेश्चन सॉल्विंग से होती है। तो अगर टीचर ने तेरे को डेप्थ तक लेके चला गया और तुझे थोड़ा बहुत भी समझ आ गया तो समझ लो वो टीचर तेरे लिए बनाए। उसके बाद टीचर को फाइनल करो और आगे बढ़ जा, बस खत्म। ऐसी केमिस्ट्री में, ऐसी मैथ्स में, ठीक है मेरे शेर, बहुत सिंपल तरीका है और ये चीज का ध्यान रखियो। ठीक है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नोट्स के ऊपर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे भी बच्चे हमेशा गलती करते हैं। देखो भैया, नोट्स बनाने मैं तुम्हें बता रहा हूँ 100% कंपलसरी है, नोट्स बनाने कंपलसरी है। अब जो भी इंसान कहे कि नोट्स मत बनाओ, नोट्स को फाड़ दो, नोट्स अच्छे नहीं होते हैं, भाई तुम टॉपर हो, हम एवरेज स्टूडेंट है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हर कोई इतना बेहतरीन नहीं होता कि वो एक चीज को पढ़े और भाई 5 महीने तक रिटेन कर ले, और ये साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं है। एक बेहतरीन से बेहतरीन मेमोरी वाला इंसान भी 10 दिन में 90% कॉन्सेप्ट्स को भूल जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, तुम जाके गूगल कर लेना। नोट्स के बिना IIT JEE प्रिपरेशन में काम नहीं चलेगा। नोट्स बनाने से तुम्हारा 70% बोर्ड्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, थ्योरी तुम्हें समझ आ जाएगी थोड़ी थोड़ी, तुम्हें थोड़ी बहुत डेरिवेशन टीचर कराता है वो समझ आ जाएगा। उसके बाद जब तुम्हें वो बीच का टाइम मिलता है ना बोर्ड्स देने का, उस टाइम में तुम्हें बस डेरिवेशन रटनी होती है, PYQs करने होते हैं, तुम्हारा बोर्ड्स भी साथ साथ हो जाएगा। 70% बोर्ड्स तुम्हारा नोट्स बनाने से ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा JEE प्रिपरेशन के साथ साथ। अलग से नहीं पढ़ना बोर्ड्स का, याद रखना है, बहुत गलत चीज होती है बोर्ड्स के अलग लेक्चर, ये अलग लेक्चर नहीं भाई, पागल नहीं हो तुम। ठीक है, समझ आ गया, ओके भैया। नोट्स बनाने कैसे, अब बात आती है, सुन मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। तू लेक्चर देख रहा है, लेक्चर के साथ साथ बहुत बच्चे लाइव लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, कोई बात नहीं, लाइव लेक्चर्स पॉज भी तो हो सकते हैं। तू एक काम कर, तू लाइव लेक्चर को आधा घंटा बाद में देख, जिससे कि तेरे पास आधे घंटे की रिकॉर्डिंग आ जाए। अब जब तू आधा घंटा पीछे है तो तू 1.5x पे लेक्चर को देखना स्टार्ट कर, 1.5x पे लेक्चर को देखना स्टार्ट कर। ठीक है, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चे तो जो टीचर समझा रहा है बनाते रहो नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.5x पे लेक्चर देखना स्टार्ट कर। अब जब एक कॉन्सेप्ट टीचर ने एक स्लाइड पे या 2 स्लाइड पे पढ़ा दिया, लेट से उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुझे एक स्लाइड में पढ़ाया, दूसरी स्लाइड में पढ़ा दिया, अब उसको पॉज मार, अगले टॉपिक पे जब टीचर जाएगा उसको पॉज मार और अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उन दोनों स्लाइड का क्रक्स तू अपने नोट्स में लिख ले। तुझे पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब नहीं लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का क्या है, इसका क्या है, कैसे डिराइव हुआ, बस अपनी भाषा में। यही तरीका होता है नोट्स बनाने का, जिससे कि तुझे कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए, तू रिटेन भी कर ले। बच्चे क्या करते हैं, टीचर को देख के उतारते रहते हैं, रिटेन कुछ ना होता उन्हें घंटा। ये नहीं करना है भाई, इसीलिए लोग कहते हैं कि नोट्स मत बनाओ, क्योंकि तुम लोग ये कर रहे होते हो। ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। लाइव लेक्चर्स को आगे जाने दो, आधा घंटा पीछे रहो, 1.5x पे देखो और उतारो भाई अपनी लैंग्वेज में, समझ के। ये नहीं है तुमने बस समझ लिया और आगे बढ़ गए, उतारा नहीं। या फिर ये भी मत करना कि तुमने ना समझा बस उतारने पे ध्यान दिया, ये दोनों ब्लंडर्स होते हैं।
ये चीज करोगे, हो सकता है 15-20 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा लग जाए लेक्चर खत्म होने में, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग तुम्हें याद रहेंगी चीजें। समझ आ गया? इससे बेस्ट तरीका है नहीं नोट्स बनाने का। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों में ये करना है। ठीक है भाई, ओके। और टीचर जो क्वेश्चन कराता है ना भाई क्लास में, खुद से सॉल्व करियो। एक रफ कॉपी ले ले चाहे तो, वरना उन्हीं नोट्स वाली कॉपी में एक सेक्शन बना ले और उसमें भाई करा कर। हमेशा टीचर का आंसर मत देखियो, पहले तुझे 2 मिनट खुद से सॉल्व करना है। तभी मैं कह रहा हूं पॉज कर लिया कर, तभी मैं कह रहा हूं पॉज कर लिया कर। लाइव लेक्चर्स को एकदम पीछे 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 घुस के नहीं फॉलो करना। ऑनलाइन में है तो प्रिविलेज का फायदा उठाना, तू पॉज कर सकता है चीजों को, अपनी पेस पे पढ़ाई कर। समझ आ गया? इसके बाद मुझे डाउट नहीं आना चाहिए कि भैया नोट बनाए, और अगर बनाए तो कैसे बनाए। आई थिंक यहां पे मैं क्लियर कर चुका हूं तुमको। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्वेश्चन सॉल्विंग का। देखो 15%, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि 15% रोल होता है टीचर का थ्योरी का, वो तुम अब कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन बाकी का 85% रोल होता है बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग और सेल्फ स्टडी का। अब यहाँ पे वो कवर होगा, इस पे बहुत ध्यान देना। तुम लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रखे हो कि भैया क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या करें, डीपीपीस, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स, या फिर टेस्ट दे दे, या फिर किताबें करे, क्या करे, परेशान होके बैठे होगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट एक एक चीज बता दूंगा क्या करना है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीपीपीस। इसके बिना कुछ नहीं होगा। डीपीपीस बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं कॉन्सेप्ट्स की। अगर तुझे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना है, डीपीपीस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और डीपीपीस को करना कैसे है? साइमल्टेनियसली करना है। तुझे अभी मैं टाइम टेबल बताऊंगा ना, उसमें तुझे बताऊंगा कब थ्योरी, कब लेक्चर, कब क्वेश्चन सॉल्विंग। लेकिन डीपीपीस का भी यहीं पर ही हल्का हल्का बता दे रहा हूं। तेरा लेक्चर 1 कंप्लीट होता है, लेट से लेक्चर 1 तूने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का तेरा पहला टॉपिक था, खत्म हो गया, लेक्चर ओवर हो गया। ठीक है, अब जब लेक्चर ओवर हुआ है, तुझे भाई तुरंत के तुरंत उससे रिलेटेड जो डीपीपी मिली है उसी दिन कर लेनी है, या शाम को बैठ के कर ले, या तू स्कूल लेके चले जा डीपीपी को स्कूल में कर ले। मैं तुझे टाइम टेबल अभी बताऊंगा स्कूल को कैसे मैनेज करना है, लेकिन तुझे ये डीपीपी का बैकलॉग अगले दिन नहीं जाने देना है, भले ही तुझे 1 घंटा कम सोना पड़े। इस चीज को मान के रख, इसको गांठ बांध ले कि मैं उस दिन की डीपीपी उसी दिन सॉल्व करूंगा, एटलीस्ट 90% तो मैं उसी दिन सॉल्व करूंगा। समझ आ गया? और क्या करना है, डीपीपी से काम हो जाएगा? नहीं, मॉड्यूल्स भी करने हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स तुझे 70 से 80% पूरे करने हैं, बस इतना कर ले। अगर और देखो मॉड्यूल्स के अंदर पीवाईक्यूज ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, तो तुझे अलग से पीवाईक्यूज की कोई किताब मंगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर हो तो बाद में मंगा लियो, अभी बस तू मॉड्यूल्स वाले पीवाईक्यूज पे ध्यान दे। 70 से 80% मॉड्यूल्स अगर तूने कर लिया और साथ में सारी डीपीपीस कर ली, तेरा काम हो चुका है भाई, तेरा काम हो चुका है। अगर तू यही सब करके ना जेई मेंस में चले जाए 91 परसेंटाइल, जेई एडवांस में 150 नंबर, यही 2 चीजें करके। ठीक है अजय भैया, अच्छा तो फिर भैया एक बात बताओ, ये जो बुक्स होती हैं, ये जो हजारों किताबें हैं, देखो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ये सारी किताबें, ये किताबें, और भी मैं सारी किताबें दिखाऊंगा अभी कौन सी बुक यूज करनी है। ठीक है, इनको कैसे अजय भैया यूज करना है? इनको मेरे भाई यूज ही नहीं करना है तुम्हें, ये एक छलावा होता है। किताब यूज करना एक फालतू का छलावा है। ठीक है, इसको छलावे को पालना मत, बिल्कुल मत पालना। बुक्स खाली 2 चीजों के लिए यूज करी जाती हैं। एक तो वो बच्चे, ठीक है, जिनका 11th और 12th कंप्लीट हो चुका है पहले ही, और वो 12th में खाली टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जब उनके पास कुछ काम ही नहीं है तो वो किताबें सॉल्व करते हैं। अबे तुम्हारे पास मॉड्यूल है कोचिंग का, तुम्हारे पास डीपीपीज हैं जिनमें ऑलरेडी छटे हुए क्वेश्चंस हैं। अभी मैं एक सोल्यूशन और तुम्हें देके जाऊंगा आगे कि तुम कैसे चीजों को कर सकते हो, बुक क्रक्स देके जाऊंगा तुम्हें आगे। लेकिन तुम्हें बुक्स करने की बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम डीपीपीज और 70-80% मॉड्यूल्स कर ले रहे हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा भैया तो बुक्स होती क्यों है? मैं भी रिकमेंड करता हूं कभी कभी, भाई बुक्स होती हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने के लिए, रेफरेंस बुक कहा जाता है ना इन्हें। रेफर करो। टीचर का कुछ समझ नहीं आया यार, यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ बहुत ज्यादा, ये समझ नहीं आ रहा, अच्छा खोला हमने थ्योरी पढ़ी, समझ आ गया, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो रही, तुमसे बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में तुम नहीं बना पा रहे यार, तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस में बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हो, तुमसे नहीं समझ आ रहे कंडक्टर्स क्या होते हैं, तुमने खोला, अच्छा कंडक्टर के 10 एग्जांपल देखे, अच्छा ऐसे सॉल्व किया जाता है, लाओ अब डीपीपी दो, डीपीपी सॉल्व होने लग गई। तो तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए और रेफरेंस के लिए किताबों को यूज करना है। समझ आ गया? एक्सरसाइज देख के पगला मत जियो, 400 क्वेश्चन होते हैं एक एक्सरसाइज में, कैसे कर लेगा तू? नहीं कर पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा, और मत ही करना, जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूं तुझे। अच्छा भैया तो किताबें यूज कब करनी है, उनकी एक्सरसाइजेस कब करना है? देख भाई, जो मैंने तुझे बताया था ना, दिसंबर से लेकर जनवरी का जो टाइम होता है, जहां पे तेरा 80% मेंस प्लस एडवांस का सिलेबस हो गया होता है, अब तू जेई मेंस स्पेसिफिक पढ़ रहा है, तब तू किताबों पे आ जा, तब तू किताबों पे आ जा। मैं तुझे बताऊंगा कौन सी किताबें करनी है, तब तू किताबों पे आ गया। उसके बाद जब तेरा जनवरी अटेम्प्ट पूरा हो जाए, ठीक है, फरवरी से लेकर जून तक जेई एडवांस की जब तू प्रिपरेशन करेगा, तब तुझे किताबें ही किताबें करनी है, तब करनी होती है किताबें। अभी जब प्रिपरेशन की स्टार्टिंग है तभी तुम किताबें लेके पिल गए भाई, पगला जाओगे, मत करना ऐसा। ठीक है मेरे शेर, समझ आ गया होगा तुझे इस चीज का।
ओके अच्छा भैया कौन सी किताब यूज करनी है अगली स्लाइड में होंगे, विच बुक टू यूज। देख भाई मैं एक एक करके लेके आता हूँ, देखता रहियो, ठीक है। तुझे सबसे पहले दिख रही होगी, ये सारी मेरी अपनी प्रिपरेशन की टाइम की किताब है, मेरे को बहुत शौक था किताबें खरीदने का, और जो कि बस कुछ फायदा नहीं हुआ इतनी किताबें खरीद के, मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये डीसी पांडे है, ठीक है, ये एससी वर्मा। एससी वर्मा की अभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम 11वीं क्लास में होते तो एससी वर्मा कर लेते। एग्जाम ओरिएंटेड बुक है तुम्हारी डीसी पांडे, ठीक है। डीसी पांडे की और भी वॉल्यूम्स पड़ी हैं मेरी शेल्फ में, तो ये कर सकते हो, अभी मत खरीदना, कोई जरूरत नहीं है। डीसी पांडे तुम फिजिक्स के लिए कर सकते हो, बाकी इसके अलावा और आती है उनको इग्नोर करना। ओके अब आती है मैथ्स की, इन सिंगेज मेरे पे पड़ी हुई है, और ये है अरिहंत की, ठीक है। दोनों बहुत अच्छी किताब है, कुछ कुछ मामलों में ये अरिहंत की किताब सिंगेज से भी बेटर है, ठीक है। लेकिन हाँ सिंगेज अलजेब्रा के लिए बहुत अच्छी है और कैलकुलस के लिए बहुत अच्छी है, तो ये तुम्हारा दो ऑप्शंस हो जाएंगे, तुम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा भैया ये हो गया, अब भाई तुम्हारे सामने दो किताबें और ले आते हैं। अरे भाई मेरी नोट्स की कॉपी नीचे गिर गई ठीक है, तो ये रही मेरे टाइम की MS चौहान जो मैंने सॉल्व करी है, 60% मैंने सॉल्व करी थी, इसलिए मेरी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग भी है। लेटेस्ट वाली भी पड़ी है मेरे पे, ये है एन अवस्थी मेरे टाइम की, अब तो ये अलग हो गई है एकदम, और ये भी मैंने 40-50% सॉल्व करी हुई है। तो भाई ये तुम्हारी फिजिकल, ये तुम्हारी ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक के लिए मैं एनसीईआरटी करता था, तुम वीके जसवाल कर सकते हो। ये किताबें होती हैं, है ना, इनकी भी जरूरत नहीं, मैं तुझे बस बता दी, इनके ऊपर डिटेल वीडियो में बाद में बना दूंगा सारी किताबों के ऊपर, ठीक है। अरे यार मेरे शॉर्ट नोट्स की कॉपी नीचे गिर गई, तो एक बार मैं उसे उठा लूँ ना, बाहर काम आने वाली वीडियो में, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके देख रहे हो एकदम रॉ वीडियो आती है भाई मेरी। अब आ जाओ, बात करते हैं रिवीजन के ऊपर। किताबों का क्लियर हो गया, अब रिवीजन की बात करेंगे अपन लोग। रिवीजन में क्या करना है, सुन मेरे ध्यान से सुनियो, एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनियो। रिवीजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेली बेसिस पे रिवीजन, और एक होता है टेस्ट के पहले रिवीजन। दोनों तरीके के रिवीजन को यहाँ पे हम समझ रहे होंगे। सबसे पहले डेली बेसिस वाला देखते हैं। डेली बेसिस पे 30 मिनट शॉर्ट नोट्स, अगर तू ये कर लेता है, तुझे जिंदगी में कभी पूरा एकदम इकट्ठा करके सिलेबस रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू हमेशा एग्जाम रेडी, हमेशा टेस्ट रेडी बैठेगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स वाली चीज है ना, ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुई थी प्रिपरेशन में। मेरे एक टीचर थे प्रिंस सर करके, उन्होंने मुझे बताया था शॉर्ट नोट्स बना यार, अजय क्या कर रहा है तू। जिस दिन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया, भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, इतना ईजी हो गई ना मेरी जिंदगी। मुझे खाली 2 पेज पढ़ने पड़ते थे, मेरी पूरी जीओसी रिवाइज हो गई। मुझे पूरा भाई पूरी ऑर्गेनिक में 10 पेज में रिवाइज कर लेता था, पूरी फिजिक्स मैंने 25 पेज में रिवाइज कर ली। इतने मोटे मोटे नोट्स देख के ना डिप्रेशन आता है भाई। नोट्स बनाओ, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा नोट्स नहीं बनाने चाहिए, हल्के हल्के नोट्स बना लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भाई तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं बेटा। शॉर्ट नोट्स हमारे फ्यूचर प्लानिंग का पार्ट होते हैं, अभी इतना काम के नहीं लगेंगे। फ्यूचर में जब 1000 एग्जाम सर पे खड़े होंगे, एग्जाम अगले दिन 3-4 दिन बाद होंगे, जब तुम्हें सिलेबस रिवाइज मारना होगा, शॉर्ट नोट्स तब काम आते हैं। और डेली बेसिस पर 30 मिनट शॉर्ट नोट्स पढ़ ले तो कभी भी सिलेबस को नहीं भूलोगे। और मैं याद भी नहीं करने को कह रहा, मैं सिर्फ पढ़ने को कह रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ रीड करने अपने शॉर्ट नोट्स को। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं मैं दिखाई देता हूँ ना अपने शॉर्ट नोट्स से। देखो ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुए थे, अगर तुम देख सकते हो, ये रहे मेरे शॉर्ट नोट्स, देख रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इधर ऑर्गेनिक आएगी अभी, अरे आजा, ये रही ऑर्गेनिक भी दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ ये सब है भाई शॉर्ट नोट्स। देखो भाई ये पूरा शॉर्ट नोट्स, ये देखो, ये पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इतनी सी कॉपी में पूरी हो चुकी है। होपफुली तुम्हें दिख गया हो, वरना मैं कभी PDF तुम्हें अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। वैसे कुछ काम की नहीं है ये, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बनाता था। समझ आ गया हमें, शॉर्ट नोट 30 मिनट हमें डेली बेसिस पे पढ़ने। दूसरे तरीके का रिवीजन होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं बिफोर मॉक टेस्ट वाला रिवीजन। अब तुम्हारा कोई टेस्ट है, मान लो संडे को तुम्हारा टेस्ट है, अब तुम्हें सैटरडे को क्या करना है भाई, जो भी मान लो 3 चैप्टर का टेस्ट है, उन 3 चैप्टर में तुम्हें ये प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स को एक बार प्रॉपरली पढ़ लेना है। उसके बाद MC क्या है, MC गाली नहीं है, MC है मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी क्या होता है, देखो तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, तुमने कोई क्वेश्चन गलत किया है, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तुमने वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन मिस्टेक कॉपी में रख लिया। ऐसे करके तुम देखोगे ना, जब तुम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दे, तो लेट से तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर दिया, तो मिस्टेक कॉपी में 20, 25, 30 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले तुम्हें मिस्टेक कॉपी पढ़नी है, इसमें तुम्हें हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे। शॉर्ट नोट्स को तो पढ़ने में हार्डली तुम्हें 15 मिनट लगेंगे। 10 ओल्ड क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, इसमें तुम्हें हार्डली 10 मिनट लगेंगे। और भाई तुम्हें 10 न्यू क्वेश्चन करने हैं, इसमें हार्डली तुम्हें 30 मिनट्स लगेंगे। ये ये प्रोसीजर अगर तुम एक चैप्टर में अपना लेते हो, ये तुम पूरा 1.5 आवर्स में एक चैप्टर के लिए कर सकते हो। समझ आया तुम्हें, एक चैप्टर में तुम्हें 1.5 घंटा लगाना है इस तरीके से रिवाइज करके टेस्ट के पहले। भाई देख रहे हो तुम, मैं एग्जैक्टली तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हिट कर रहा हूं। अभी जब तुम्हारे टेस्ट आएंगे ना, तुम कंफ्यूज होगे, अरे भाई क्या करें, क्या रिवाइज करें, सब भूल गए, ये कर लिया, वो कर लिया। ये रहा प्रोसीजर। शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक कॉपी, 10 पुराने क्वेश्चन नोट्स के, 10 नए क्वेश्चन, बस
ये करके टेस्ट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुराना भी रिवाइज, नए भी हो गए प्रैक्टिस, और भाई डेली बेसिस पे तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ ही रहे हो तो तुम थ्योरी कभी भूलोगे नहीं भाई। ये एग्जैक्टली फॉलो कर लेना, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे यार, मजे आ जाएंगे तुम्हें। यही है जो चीज तुम्हें आगे ले जाएगी दूसरों से। चलो मेरे शेर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टेस्ट के ऊपर। अब सुनो, तुमने रिवीजन भी कर लिया, तुमने लेक्चर भी देख लिया, तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ अच्छे से कर ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब जेई मेंस का, जब जेई एडवांस का एग्जाम होगा, तुम्हारे सामने एक टेस्ट खुलेगा। अब तुम इमेजिन करो, तुम एग्जाम से पहले 90 टेस्ट दे देते हो, यानी कि तुमने 90 बार एक्सपीरियंस कर लिया उस टेस्ट को, उस घड़ी के दबाव को। तुम्हारा जो 91वां एग्जाम होगा जेई मेंस का, वो जस्ट अनदर मॉक टेस्ट की तरह निकल जाएगा। टॉपर्स और एक एवरेज स्टूडेंट में अंतर ही रहता है कि टॉपर बहुत ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग सिर्फ टेस्टिंग नहीं करते, एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं। तो देखो अब ये ना कोचिंग में भी बहुत दिक्कत होती है कि कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं ना बेटा, बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं, उसमें नोट्स के दिखाए हुए क्वेश्चन होते हैं, और दूसरी चीज बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होती है टेस्ट की, महीने में एक बार टेस्ट हो गया, 3 चैप्टर क्लब करके एक टेस्ट कर दिया, नहीं, वो तो तुम्हें करने ही करने, देखो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम्हें करने ही करने, लेकिन साथ में अपने पास भी एक टेस्ट सीरीज रखो, या फिर अपने पास एटलीस्ट एक अच्छा क्वेश्चन सेट रखो जो तुम टाइमर के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। भाई मेरे शेरों, अब आते हैं बैकलॉग के ऊपर। ये जो पाप करके आए ना हम अपनी 11th में और फिर 12th में आ गए, इन पापों को लेके, इनको हमें सुधारना है बेटा। 12th में हमें 12th के पाप तो धोने ही धोने हैं, हमें 11th के पाप भी धोने, और 11th का सबसे बड़ा पाप होता है बैकलॉग। कैसे मैनेज करना है बैकलॉग को, स्कूल के साथ कैसे मैनेज करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, बैकलॉग को करने का सिर्फ एक तरीका होता है, बैकलॉग को करने का सिर्फ एक तरीका है। पहले तो एनसीईआरटी ऑर्डर को फॉलो करियो। मान ले तेरे 5 चैप्टर का बैकलॉग है, फिजिक्स में 11th क्लास के चैप्टर्स हैं वो, तो तुझे एनसीईआरटी ऑर्डर में जिस हिसाब से है ना, उस हिसाब से चैप्टर्स को उठाना है, उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, समझ आ गया। दूसरी चीज, थ्योरी कहां से करनी है, 4 आवर के वन शॉट देखने यूट्यूब से, और कुछ नहीं करना है। लेक्चर देखने मत बैठ जाइए, 8 घंटे वाले वन शॉट देखने मत बैठना, 4 घंटे वाले थ्योरी वाले वन शॉट यूज करने हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट तरीके बता रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहां से करनी है, मैं तुझे बैकलॉग किलर डीपीपीस देके जा रहा हूं एकदम फ्री में। मैं क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिखाऊंगा, इसको स्कैन कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं बैकलॉग किलर डीपीपीस की। बाकी टॉप रैंक्स वाले बच्चों को तो अपने कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये फ्री डीपीपीस है भाई, ये ऐसी डीपीपीस है ना मेरे दोस्त, अगर तूने ये 30 क्वेश्चन डीपीपीस के और ये 4 घंटे का वन शॉट कर लिया, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं तेरा जो बैकलॉग है वो तुझे 12th में तंग नहीं करेगा। जेई मेंस में भी तू उस क्वेश्चन, उसके चैप्टर क्वेश्चन को कर लेगा, एडवांस में भी तू अटेम्प्ट कर सकता है उस क्वेश्चन को। इतना बेहतरीन लेवल पे तेरा बैकलॉग के चैप्टर को ये 2 चीजें ले जाएंगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। ये तो फ्री है बेटा, यूज करो जाके यार। तरीके से तुझे अपने बैकलॉग को टैकल करना है। बात आती है कि भैया बैकलॉग को, ठीक है, बात क्या आती है, बैकलॉग को कवर करने का कौन सा टाइम सही रहेगा, कि हम क्या सिलेबस के साथ साथ कवर करें या फिर सैटरडे संडे को कवर करें। वो मैं टाइम टेबल में बताऊंगा तुझे कि बैकलॉग को कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी तुझे इतना समझ आ गया होगा कि करना क्या है। एनसीईआरटी ऑर्डर से चैप्टर्स उठाने हैं, 4 घंटे वाला वन शॉट देखना है, और बैकलॉग किलर डीपीपीस को, जो कि डिस्क्रिप्शन में फ्री में पड़ी है, उनको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ऐसे करोगे तो वो बैकलॉग कभी तुम्हारा दिक्कत नहीं देगा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे शेर। अब आते हैं टाइम टेबल के ऊपर, ध्यान से सुनियो, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम टेबल भी हम 2 तरह के बच्चों का बात करेंगे, स्कूलिंग की बात करेंगे, और दूसरी चीज हम बात करेंगे डमी और ड्रॉपर्स की, ठीक है। जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, रेगुलर स्कूलिंग जा रहे हैं, उनका एक अलग टाइम टेबल रहेगा, और जो डमी वाले बच्चे हैं या फिर जिन्होंने अर्ली ड्रॉप ले लिया है, उनका एक अलग टाइम टेबल रहने वाला है। तो अपने अपने टाइम स्टैम्प पे तुम निकल सकते हो, ठीक है, जा सकते हो, तुम देख सकते हो टाइम स्टैम्प पड़े होंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाई स्कूलिंग वाले बच्चों, क्यों स्कूलिंग कर रहे हो यार, डमी में क्यों नहीं जा रहे हो। लेकिन चलो ठीक है भाई, अब जो है सो है, इसमें तुम्हें हम बता देंगे किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है स्कूलिंग के लिए मेरे दोस्त। पहले हम बात करते हैं स्कूल डेज पे, जब तू स्कूल जा रहा है, ठीक है। जब तू स्कूल जा रहा है, ध्यान रखियो, तेरा पहला स्लॉट तो तेरा स्कूल में होगा। 3 स्लॉट में मैंने डिवाइड कर रखा है तेरे पूरे दिन को। पहला स्लॉट जो कि तू स्कूल में 2 घंटे दे रहा होगा अपनी जेई प्रिपरेशन को, उसमें तू शॉर्ट नोट्स, डीपीपीस और पीवाईक्यूज, इनमें से तू कुछ भी स्कूल में लेके जा, पढ़, डीपीपीस को करना स्टार्ट कर दे, पीवाईक्यूज कर ले, या शॉर्ट नोट्स को बना या रिवाइज करना स्टार्ट कर दे। ये तेरा स्कूल में 2 घंटे। देखो अब तुम कुछ बच्चे कहेंगे भैया स्कूल में कैसे 2 घंटा निकालने जेई के लिए, भाई मैं निकाल सकता था, मैं 3 घंटा भी निकाल लेता था, तो उससे मैं 2 घंटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फालतू की लाइब्रेरी का पीरियड होता है, म्यूजिक का पीरियड होता है, कोई स्पोर्ट्स वाले मिस मत करना भाई, स्पोर्ट्स खेलना, देखो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम भाई दोस्तों के साथ चले जाते हो, इंटरवल होते हैं, रिसेस होता है, उनमें भाई तुम्हें टाइम बचा के 2 घंटा निकालना है। बहुत आसान होता है 2 घंटा निकालना। जो बच्चा भी ये कह रहा है नहीं निकल पाता, वो एक्सक्यूज बना रहा है, ठीक है। 2 घंटा निकालना बहुत आसान है, निकालना है तुम्हें, और ये चीजें करनी है। ये तुम्हारा स्लॉट 1 होगा जेई के लिए, ठीक है। ओके भैया,
स्लॉट 2 में बेटा तुम्हें क्या करना है, स्लॉट 2 जो तुम्हारा 4 बजे से लेके 8 बजे तक होगा। देखो स्कूल से आओ 1:30-2 बजे, जब भी तुम आते हो 1 घंटा सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। नैप लेना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारा 4 बजे ब्रेन एक्टिव हो पाएगा। कॉफी पियो 4 बजे और बैठ जाओ अपनी कुर्सी पे, कुर्सी मेज के ऊपर। 4 घंटे का हमारा दूसरा स्लॉट रहेगा, 4 से लेके 8 बजे तक का। उसके अंदर हम अपने लेक्चर्स और नोट्स कंप्लीट करेंगे। जो भी लेक्चर्स हमारे पेंडिंग हो रखे हैं आज के, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे शेर। स्लॉट 3 हमारा 10 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक रहेगा। देखो 8 के बाद तुम डिनर कर लेना, रेस्ट कर लेना, मम्मी पापा के साथ बैठ जाना। 10 बजे वापस कुर्सी पे मुझे हर बच्चा मिलना चाहिए। 10 से लेके 1:30 यानी कि 3.5 घंटे का ये जो स्लॉट होगा, 3.5 घंटे का हमारा ये जो स्लॉट होगा, इसके अंदर मेरे भाई हम डीपीपीस, मॉड्यूल्स और शॉर्ट नोट्स 30 मिनट्स रिवाइज करेंगे। अच्छा भैया देखो, तुमने जो लेक्चर करे उनकी ही डीपीपीस करनी है तुम्हें, जो तुमने लेक्चर करे उनकी ही डीपीपीस करनी है तुम्हें, और वही मॉड्यूल्स करने हैं तुम्हें, और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं उसी चैप्टर के। या शॉर्ट नोट्स तो किसी भी चैप्टर के रिवाइज कर सकते हो, 30 मिनट्स खाली पढ़ने हैं। समझ आ गया? इस तरीके से पढ़ोगे तो बेटा तुम्हारे 9.5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी स्कूल डेज में। स्कूल डेज में 9.5 घंटे की तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी। अब बात आती है भैया नॉन स्कूल डेज में क्या करें, संडे सैटरडे, और मैं तुम बताऊंगा छुट्टी कब मारनी है स्कूल से। 9.5 घंटा तो तुम्हें एग्जैक्टली वही करना है। जब तुम स्कूल नहीं जा रहे हो ना, तो 9.5 घंटा तो वही करो जो तुम स्कूल डेज में कर रहे थे। ठीक है, एग्जैक्ट सेम। पर तुम्हें 3 घंटा निकालना है बैकलॉग के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो यार, तुम डमी में नहीं हो मेरे शेर। डमी वाले बच्चे डेली का 10-12 घंटे पढ़ रहे होते हैं विदाउट स्कूल का स्ट्रेस। तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, और तुम वो तभी कर सकते हो जब तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश मारोगे नॉन स्कूल डेज में। 3 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल का टाइम जो वेस्ट होता है, जो जाया करते हो, उसमें तुम 3 घंटा निकाल सकते हो घर पे बैठ के सैटरडे संडे को। ठीक है, वो हमारा बैकलॉग का दिन रहेगा, और 12.5 घंटे हम टोटल पढ़ाई कर लेंगे। ये तो एग्जैक्ट सेम करना है, 3 घंटा बैकलॉग। अच्छा भैया एक चीज और आती है इसमें। ठीक है, एक चीज और आती है, सुनो मेरी बात ध्यान से। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सुन, तुझे ये चारों दिन छुट्टी मारनी है। ठीक है, सैटरडे संडे की तो छुट्टी होती ही है, थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी तुझे मारनी है कुछ कुछ दिनों में। ऐसा नहीं तू थर्सडे रोज छुट्टी मार ले, 4 हफ्ते छुट्टी मार, फिर 2 हफ्ते थर्सडे को चले जा। अगर तू लगातार 4 दिन छुट्टी मार लेता ना, तेरा एक मोमेंटम बन जाएगा नॉन स्कूल डेज का। ठीक है, और तू देख 3 दिन तू जा ही रहा है। ठीक है, 3 दिन तू जा ही रहा है, कि तेरी 50% तो वैसे भी आराम से अटेंडेंस हो जाएगी। और अटेंडेंस 50% के आसपास में, उसके बाद मेडिकल दे दो, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बता रहा हूँ तुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, फिर भी होना सेफर साइड, तो कभी कभी थर्सडे को भी चले जाना, लेकिन ये 4 दिन छुट्टी मार। एक मोमेंटम में तो लगातार 4 दिन मिलेंगे, और इन 4 दिन में खींच दे पढ़ाई। छुट्टी करना बहुत जरूरी है, स्कूल से भाइयात कोई चीज नहीं है इंडिया में। छुट्टी मार लियो, जेई में तो थोड़ा सा कंपेटिटिव बाकियों से रहना है तो। ठीक है भाई, इस तरीके से तू करेगा। अब बात करते हैं भाई अपने डमी वाले बच्चों की। डमी वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसने ड्रॉप ले रखा होगा। ठीक है, आ जाओ स्लॉट 1। स्लॉट 1 बेटा तुम्हें 3 घंटा पढ़ाई करनी है। तुम दिन में कभी भी उठो कभी भी सो, मुझे मतलब ही नहीं है उससे। मैं बात करता हूँ स्लॉट्स की। बहुत से बच्चे रात को पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे दिन में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे दोपहर में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे सोते ही सुबह है। भाई मुझे उससे परवाह नहीं है, तुम कभी भी कर लो, क्योंकि मैं भी भाई नाइट आउल हूँ। मैं भी रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के आई थिंक 4:30 बज रहे हैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे सोऊंगा। तो भैया तुम्हारी मर्जी है, लेकिन स्लॉट्स में तो मैं बता दे रहा हूँ, स्लॉट्स के बीच में क्या करना है बता देता हूँ। स्लॉट 1 3 घंटे का थ्योरी का होगा। स्लॉट 2 अगेन 3 घंटे का थ्योरी का होगा। तुम्हारे दिन के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तुम्हारे दिन के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। अब स्लॉट 3 हमारा होगा 4 घंटे का, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, इन लेक्चर्स की डीपीपीस करेंगे, मॉड्यूल्स उनसे रिलेटेड निपटाएंगे, पीवाईक्यूज निपटा लेंगे। और भाई आखिरी स्लॉट जो होगा 2 घंटे का होगा। उस 2 घंटे में हम बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे। साथ में बैकलॉग कौन सा, 11th का। साथ में 30 मिनट्स हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। इस तरीके से कर ले। अगले 5-6 महीने इस तरीके से चीज़ों कर लेगा ना, तू डमी में है तो भाई मैं तुझे बता रहा हूँ 7वें महीने तुझे किसी अजय भैया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तू खुद समझ जाएगा कि भाई अब तो अपने हाथों में है गेम। अब आ चुका है गेम अपने हाथों में, गेम सीख गया हूँ मैं अब। ठीक है, ये कर ले। ये टूटेगी कंसिस्टेंसी बहुत बार। हो सकता है ये जो टोटल आर कितने हो गए तुम्हारे, टोटल आर तुम्हारे हो गए हैं, देखोगे आराम से 12 घंटे तुम्हारे हो गए होंगे। 6 हाँ 12 घंटे हो गए। हो सकता है कभी कभी 10 ही घंटे हो, कभी कभी 9, कभी कभी 8 भी हो जाए। गिव अप नहीं करना है, वापस खड़े होना है, वापस से 11। देखो कंसिस्टेंसी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, हमेशा ऐसा ऐसा कर्व होता है भाई। और फिर एकदम से ऐसा ऐसा कर्व होके ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है कंसिस्टेंसी। इस चीज का ध्यान रखना, हार नहीं माननी है। भले ही लो फील हो रहा हो ना, 12 नहीं 8 घंटा पढ़ ले। बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है, आज तो कॉफी वॉफी पी के एकदम तगड़े तरीके से बैठे 13 घंटे पढ़ ले, कोई नहीं। देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है मेरे शेर। ठीक है, इस चीज को फॉलो करेगा। 12 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 12 घंटा पढ़, 6 घंटा सो, बाकी मस्ती कर, जो टाइम बचे वो खाना वाना खा, आराम से निकाल सकता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद मजे ही मजे तेरे। ठीक है, स्लॉट 1
ब्रेक ले ले, उसके बाद स्लॉट 2 उसके बाद भी ब्रेक ले ले, स्लॉट 3 के बाद ब्रेक ले ले, और स्लॉट 4 के बाद तो सो नहीं है तुझे। ब्रेक में क्या करना है, फोन नहीं चलाना है, फोन को दीवार पे फेंक के मार दियो। अगर तूने ब्रेक में फोन चलाया ना, देख लियो फिर कोई फायदा नहीं है, अगले स्लॉट में एनर्जी नहीं आएगी। मेडिटेट कर, योगा कर, 10 पुशअप मार के आ जा, 2 पुलअप्स मार के आ जा, कुछ भी कर, फोन मत चला। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये जो ब्रेक्स है ना 10-10 मिनट के, 20-20 मिनट के ब्रेक लेगा, शांति से बैठ जा और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का ट्राई कर। खुद पे कंट्रोल करेगा, खुद के थॉट्स को हल्का करेगा ना, तभी जाके तू स्लॉट 2 में एनर्जेटिक फील करेगा। अब मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन के सारे एस्पेक्ट्स को हमने टच कर लिया है। अब एक लास्ट सेगमेंट जिसका मैं बार बार हाइप बनाता आ रहा हूँ, एयर 1 टिप्स हर बच्चे को देखनी है। ये जो टिप्स बताई है ना भाई, ये दिल से निकल के आई है मेरी टिप्स, ये सारी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। 3 टिप्स हैं। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू डू लिस्ट। भाई टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दे। अगर तू टू डू लिस्ट नहीं बना रहा है ना, तो भाई तू एक सुपर पावर को अपनी बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। देख, इस तरीके का एक बोर्ड ले ले, ठीक है, इस तरीके का एक बोर्ड ले ले। अगर तेरे पास टू डू लिस्ट बनाने का कोई कॉपी वॉपी नहीं खरीद पा रहा है, मैं तो कहूँगा एक कॉपी बना ले, वरना इस तरीके का छोटा सा एक बोर्ड ले ले, ठीक है। बोर्ड पे जब भी सुबह उठ रहा है ना, जब भी तू सुबह उठ रहा है भाई, सुबह उठते ही सबसे पहले टास्क लिख ले, भैया आज तो मुझे लेक्चर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, आज तो मुझे लेक्चर 2 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री करना है, आज मुझे डीपीपीस करनी है रोटेशन की, आज मुझे शॉर्ट में रिवाइज करने हैं केमिकल बॉन्डिंग के। ये टू डू लिस्ट बना ले बस। अगर तू ये टू डू लिस्ट बना लेता है और उसको फिर ना डेली बेसिस पे चेस करता है, टू डू लिस्ट रखी है सामने, तू चेस कर रहा तेरे दिमाग कर रहा है, थक गया मैं, फिर उसे दिखा एक टास्क मेरा इनकम्प्लीट है, वापस से वो जोन इन हो जाएगा, वापस से लॉक इन हो जाएगा। खुद के दिमाग को ट्रिक करने के तरीके होते हैं, ये बहुत ही कहते हैं ना नासमझ चीज है, बहुत ही विचलित चीज है। इसको कंट्रोल कर भाई, इंद्रियों को कंट्रोल कर, इंद्रियों के वश में मत जा, इंद्रियों को अपने वश में कर, ठीक है। गीता का सार है ये। और ये छोटे छोटे तरीके जिससे तू अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है। टू डू लिस्ट बना, बार बार दिमाग को याद दिला कि साले टास्क रहते हैं तेरे, रील बाद में स्क्रॉल करियो। दूसरी चीज, फोन से बड़ा दुश्मन, ये जो 6 इंच की स्क्रीन है ना, इससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा जेईई प्रिपरेशन का है ही नहीं। एक स्टूडेंट लाइफ का फोन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। फोन को तुम अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो, और फोन 90% तुम गंदे तरीके से यूज कर रहे होगे। फोन को कैसे कॉन्कर करना है भाई, लेक्चर देखने के लिए अलग डिवाइस ले ले, फोन के अंदर एक पहले स्पेस क्रिएट कर ले, या फिर भाई लैपटॉप रेंट कर ले। सबसे आसान तरीका है, लेक्चर लैपटॉप रेंट कर ले, 500 रुपए का। मैंने अपने टाइम पे एक लैपटॉप रेंट किया था, उसमें खाली भाई गूगल क्रोम खुलता था, लेक्चर देखते थे हम, बंद कर देते थे, फोन बाद में चलाते थे। ऐसा नहीं फोन चलाना नहीं है भाई, ऑब्वियसली भाई फोन चला ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फोन का समझ आ गया। एंड लास्ट चीज, अगर तेरी फिट बॉडी है तो तभी तेरा माइंड भी एक्टिव रहेगा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये सब अभी समझ नहीं आएंगे बेटा तुझे। अगर तेरी बॉडी ठस पड़ा हुआ है, तू भाई लेट के लेक्चर देख रहा है, उल्टा सीधा डर्टी खा रहा है, ऑयली खा रहा है, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं करता, तेरे से एक पुशअप नहीं होती, तू दोस्तों के साथ कहीं जाता नहीं है बाहर, अगर तेरी बॉडी फिट नहीं है तो तेरा माइंड भी कभी एक्टिव नहीं हो सकता। बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है तुम्हारे माइंड का और तुम्हारी फिटनेस का, ठीक है। तो दिन में 30 मिनट्स या 20 मिनट कभी भी भाई मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन नहीं कर रहा है तो भाई सिंपली दौड़ के आ जा यार, सिंपल 2 किलोमीटर दौड़ के आ जा रात को, और इतनी बढ़िया नींद आएगी ना दौड़ने के बाद, तू देखियो फिर तुम अच्छा खाना स्टार्ट कर दो यार। अगर तुम वही कर लेते हो ना तो तुम्हारी बॉडी वैसी फिट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है बेटा, और ये अगर तुम फॉलो कर लेते हो ना, तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। अब से 5-6 महीने बाद बाकी लोग ठस हो गए होंगे, डिमोटिवेटेड फील करते होंगे, तुम एनर्जेटिक फील कर रहे होगे, ठीक है। ये मेरी जिंदगी के सार है, जिंदगी में जो मैंने सीखा है वो तुमको बता रहा हूँ, ठीक है मेरे शेरों। एंड यहीं पर ही बेटा आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, थक गया मैं तुम लोग को बताते बताते, लेकिन तुम्हें नहीं थकना है बेटा, तुम्हें बिल्कुल नहीं थकना है। आई बिलीव यू, कर लेगा तू, बिल्कुल कर लेगा मेरे शेर। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई थी तुम्हारे लिए, अब बस एक तुमसे विनती है भाई, यार फॉलो कर लेना भाई। एक एक चीज जो मैंने इस वीडियो में बताई है भाई, एज इट इज उसको फॉलो कर ले। और मैं चाहता हूं भाई तुझे कभी दिक्कत ना आए यार, अगले 5 महीने बाद 6 महीने बाद तू परेशान होके प्रिपरेशन ना छोड़ दे अपनी, कर लेगा तू शेयर। एंड बाकी भाई तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि तुम्हें किस तरीके की वीडियो चाहिए।